हाँ देखो अब आगे का कैलकुलेशन, इक्वेशन नंबर डी तक कैलकुलेट हो गया था इधर पे अपना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना। तो देखो, तो इधर देखो रे, बाद में लिखना, इधर देखो पहले, इधर देखो सभी लोग, ओजस्वी, इधर देखो ना पहले, बाद में लिखना। इक्वेशन नंबर डी तक कैलकुलेट हो गया था। उसके बाद क्या करना है, बट टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, जो ग्राउंड स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स है उनको ऐड करके ही तो टोटल नंबर को बताओगे ना। तो n बराबर क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू एन जीरो प्लस एन एस। ठीक है, अब यहां पर देखो n जीरो बराबर एन एस कंसिडर किया गया है। सोचो ऐसा क्यों किया गया होगा। इक्वल है इसलिए, क्योंकि थर्मल एनर्जी हाई है ना, तो उसके बाद दोनों पॉसिबिलिटी है। ग्राउंड में तो जितने पार्टिकल हैं वो रह सकते हैं और उतने ही पार्टिकल एक्साइटेड में भी जा सकते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया गया है, इक्वल। ओके, तो ये कितना हो गया, अब ऐड कर देंगे 2n0, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो n0 बराबर कितना मिला, n/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर ई। अब इसको इक्वेशन डी में पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर डी था। तो n0 की वैल्यू क्या है, n/2 है, रख दिया, डेल्टा n बराबर n डेल्टा अपॉन 2kT। यही रिजल्ट इधर क्या लिखे थे, डायरेक्ट लिखे थे। समझ में आ रहा है, तो इतना लिख लोगे। ये नहीं भी लिखोगे इस वाले पोर्शन को तो भी चलेगा, आपको ये याद रखना है फाइनल रिजल्ट। केस नंबर फर्स्ट के लिए व्हेन एनर्जी डिफरेंस इज मच मच लेस देन थर्मल एनर्जी kT। क्लियर है, ओके। सो ये हो गया। तो अब मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करेंगे, ध्यान रखो, मैग्नेटाइजेशन बराबर होगा एवरेज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, डेल्टा एन से, नंबर ऑफ पार्ट, ये जो इक्वेशन नंबर 11 आया ना डेल्टा एन, उससे क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। डेल्टा एन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस केस नंबर फर्स्ट में ग्राउंड स्टेट को भी कंसीडर किया जा रहा है और एक्साइटेड स्टेट को भी, इसीलिए डेल्टा एन में दोनों है, n0 भी है और ns भी है। तो म्यू जेड इंटू डेल्टा एन, अब वैल्यू बस रखे हैं, देखो म्यू जेड का मालूम है अपने को 2b अपॉन डेल्टा, 2b अपॉन डेल्टा, और ये मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर, और डेल्टा एन की वैल्यू अभी यहां से एन डेल्टा अपॉन 2kT। कौन कौन कैंसल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एनर्जी डिफरेंस से एनर्जी डिफरेंस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एन बी अपॉन kT और ये मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, ठीक। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 12। नाउ hence the susceptibility, we know that the formula of susceptibility chi is equal to m upon capital B। तो यहाँ m की वैल्यू रखोगे इक्वेशन नंबर 12 को, और अपॉन b, तो ऊपर में b है नहीं, तो b और b क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बचेगा कौन, chi is equal to n upon kt, मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 13। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, chi is proportional to 1 upon t। दिस इज द यूजुअल क्यूरी लॉ, जहां काई 1 अपॉन टी हो जाता है मतलब क्यूरी लॉ हो जाता है। क्लियर, केस नंबर सेकंड को देखो। अब केस नंबर 1 क्लियर है, डेल्टा एन बराबर क्या याद रखना अपने को, एन डेल्टा अपॉन 2kT, क्या याद रखना है, एन डेल्टा अपॉन 2kT। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड में आते हैं। इफ एनर्जी डिफरेंस इज मच मच ग्रेटर देन या हायर देन थर्मल एनर्जी, दैट मीन्स इधर पर थर्मल एनर्जी क्या है, लो है। अब थर्मल एनर्जी लो है तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच ही नहीं सकता, कौन, पार्टिकल्स, एटम्स, ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। तो यहां पर हम n0 को कंसीडर करेंगे n की तरह, क्योंकि इधर पे क्या है, ns क्या है, 0, ns क्या है, 0। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कैसा है, 0 है, कुछ नहीं है, खाली है वो स्टेट है ना, और सिर्फ ग्राउंड स्टेट बस का पार्टिकल है, तो n0 बराबर क्या कंसीडर कर लेंगे, n लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को कैसे लिखोगे, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू n इंटू म्यू जेड, सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहां पर n0 और ns दोनों था इसलिए डेल्टा n को लिखे, यहाँ n0 है तो सिर्फ n लिख लो, चलेगा। ठीक, सो मैग्नेटाइजेशन बराबर म्यू जेड का वैल्यू रख दिया, ये कितना मिला अपने को, 2nb अपॉन डेल्टा और मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर। हम जानते हैं काई इज इक्वल टू अगेन m अपॉन b, तो b और b कैंसिल हो जाएगा वैल्यू रखने से। अब इधर क्या मिला, काई बराबर 2n अपॉन डेल्टा मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब इस इक्वेशन में देखो क्या टेम्परेचर दिख रहा है, तो यहां पर काई क्या है, ससेप्टेबिलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यही है।
तो इक्वेशन नंबर 15 रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नोन एज वॉन ब्लैक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। इसका डायग्राम देखो, पहला टॉपिक जब पढ़ाए थे जनरल आइडियाज ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, तो ये वाला बनाए थे हम लोग। इधर पे लैंजविन पैरामैग्नेटिज्म था, इधर पे वॉन ब्लैक था, और ये वाला कौन था, पॉली वाला था, और ये वाला डीमैग्नेटाइजेशन था। ये क्या था, डीमैग्नेट, हाँ डाईमैग्नेटाइजर। इधर पे सब क्या था, पैरामैग्नेटिज्म था। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लैंजविन पैरामैग्नेटिज्म था, ये वाला वॉन ब्लैक पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ये जीरो, ये प्लस पॉजिटिव वैल्यूज थी, और ये वाली निगेटिव वैल्यू। तो ये एक्सिस जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला एक्सिस जो है काई को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो वॉन ब्लैक पहले ही पढ़ लिए थे ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट करके। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, काई क्या है, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट हो रहा है क्या वॉन ब्लैक वाले फॉर्मूले में, नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 15 को वॉन ब्लैक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को इसमें, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर ये 1.5 पेज का डेरिवेशन नहीं चाहिए तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, और अपने नोट्स में इसको लिख लेना भाई। ठीक है, क्लियर है, ठीक, बंद कर दो।